नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष एक अहम बैठक करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे एक अहम बैठक करेंगे। बैठक में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार मौजूद रहने वाले हैं। बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान संभव माना जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज सोनिया और राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। कर्नाटक में कल जिस तरह से कांग्रेस ने बहुमत हासिल की, अब उसके बाद घमासान शुरू हो गया है कि आखिर सीएम कौन होगा। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष एक अहम बैठक करेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी मुलाकात की जाएगी। चर्चा की जाएगी आलाकमान से कि आखिर कर्नाटक में बागडोर किसे संभालनी होगी, किसे राज्य में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देनी है। कर्नाटक में अब सीएम पद को लेकर घमासान शुरू हो गया। बैठक होगी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक करने वाले हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस में सीएम पद को लेकर घमासान शुरू हो गया है। सिद्धरमैया के घर के बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं और पोस्टर्स में उन्हें सीएम बताया गया है। डीके शिव कुमार के समर्थन में भी पोस्टर्स लगाए गए हैं। सिद्धरमैया के घर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और उसमें उन्हें सीएम बताया गया है। कर्नाटक के कल नतीजे आए हैं। नतीजों में जिस तरह से कांग्रेस ने बहुमत हासिल की है, अब उसके बाद देखिए सीएम कौन होगा, इसे लेकर घमासान शुरू हो गया है। समर्थक अपने अपने नेता को सीएम बता रहे हैं और सिद्धरमैया के घर के बाहर पोस्टर्स लग गए हैं जिसमें उन्हें सीएम बताया गया है। साथ ही डीके शिव कुमार के समर्थन में भी पोस्टर्स लगाए गए हैं। अब कांग्रेस आलाकमान ये तय करेगा कि आखिर कांग्रेस की बागडोर कर्नाटक में कौन संभालेगा, कौन होगा मुख्यमंत्री। इसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक भी कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत, बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। अब इसके बाद कांग्रेस के विधायक दल की पहली बैठक आज होने वाली है और सीएम चेहरे को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद से कल इस्तीफा दे दिया था। नया सीएम चुनने के लिए अब ये बैठक हो रही है। चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को दरअसल बहुमत मिला है। कर्नाटक में कांग्रेस को कल बम्पर जीत मिली। अब इसके बाद कांग्रेस के विधायक दल की आज पहली बैठक होनी है। बेंगलुरु में यह बैठक होगी। सीएम चेहरे को लेकर देखिए चर्चाएं की जानी है। कल बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब नया सीएम चुनने के लिए बैठक होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अंडमान सागम इलाके में 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के अंडमान सागम इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच यहां पर मुठभेड़ होने की खबरें आई थी, जहां पर 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया है। कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा, अंडमान सागर इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 से 3 आतंकियों को घेरा जा रहा है। यह एनकाउंटर अंडमान सागम इलाके में शुरू हुआ है। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं।
हमारे साथ सहयोगी ज्योति पचनंदा जुड़ गए हैं। ज्योति, सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या जानकारी है? दे देता हूं। ये आज सुबह अर्ली, आप कह लीजिए सुबह 5-6 बजे के लगभग इस एरिया को पूरा सुरक्षा बलों ने कॉर्डन किया था और उसके बाद सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और जैसे जैसे ही ये सर्च जो कॉर्डन था जो वो घेरा अंदर की तरफ बढ़ता रहा, तो वहां पर कुछ आतंकवादी जिनकी संख्या लगभग 3 बताई जा रही है, उनकी तरफ जब सुरक्षा बल बढ़ रहे थे तो उन्होंने अपनी ओर आते देख उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद ही ये जो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन था एक मुठभेड़ में तब्दील हो गया। इनकाउंटर शुरू हो गया, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई और उसके बाद अभी तक फायरिंग ही चल रही है। लेकिन सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन में इस मुठभेड़ स्थल से कुछ ही दूरी पर एक आतंकी ठिकाना भी ध्वस्त किया गया है। हालांकि वहां से कोई बड़ी हथियार या गोला बारूद नहीं बरामद हुए, लेकिन आतंकियों के रहने के जैसे कंबल हैं, बेडशीट्स हैं, पिल्लोज हैं या और थोड़े थोड़े पैकेट्स हैं, वो रिकवर जरूर हुए हैं और अभी भी पूरे एरिया को खंगाला जा रहा है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन और टाइट कर दिया गया है, लेकिन अभी किसी भी आतंकवादी के मारे जाने की कोई इनपुट नहीं है। सर्च ऑपरेशन अभी भी कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां पर हमने नक्सली हमले देखे, जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो यहाँ पर आतंकी लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में फिलहाल अगर हम इन आतंकियों की बात कर लें, कहाँ पर ये छुपे हुए हैं? क्या किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में छिपे हुए हैं या फिर रोड के पास या फिर जो घने जंगल होते हैं वहां पर भी कभी कभी ये जो आतंकी होते हैं ये सहारा ले लेते हैं और सुरक्षा बलों को घेरने की कोशिश करते हैं। आपका कर्नाटका प्रदेश हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। इडी भारत देशदल्ली कर्नाटकದ प्रदेश ಬಹಳ महत्ववाद राज्य। आपकी मजबूती से आप इसमें मुलव्वित ना हो, उसको कहीं उनकी किसी भी नुकसान में वो हिस्सेदार ना बने। लिहाजा सबसे पहले सुरक्षा बलों की यही कोशिश होती है कि वहां पर जो भी नागरिक हैं उनको रिमूव करके, उनको अलग करके ही आतंकियों पर टारगेट किया जाए, उन्हीं पर शिकंजा कसा जाए। लेकिन अभी तक किसी भी आतंकवादी के मारे जाने की आशंका नहीं है। लेकिन कुछ हद तक आपने ये पिछले कई समय से देखा होगा कि जो ऑपरेशन की तादाद है वो काफी कम हो चुकी है। बहुत ज्यादा आतंकवादी सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं या अपने घेरे में ले लिए हैं। ये कामयाबी लगातार सुरक्षा बलों को मिलती है जब इस तरह के आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाता है, जो घाटी में नापाक हरकतें करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया ज्योति इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र के अकोला में 2 पक्षों में झड़प हुई है। पुराने शहर में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है। ओल्ड सिटी पुलिस स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिली। हिंसक झड़प के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र के अकोला में 2 पक्षों में झड़प हुई है। देर रात ये झड़प हुई है। फिलहाल पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुराने शहर में ये झड़प हुई। तो दरअसल विवादित पोस्ट पर यह विवाद हुआ। महाराष्ट्र में अकोला के पुराने शहर में 2 समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो गई। इंस्टाग्राम पर विवादित पोस्ट के बाद विवाद शुरू हुआ था। विवादित पोस्ट के बाद हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई और आमने सामने 2 समुदाय के लोग आ गए। हिंसक भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। हिंसा और आगजनी में एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोग घायल हुए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर पथराव किया गया। पुलिस स्टेशन में इस दौरान एक बेकाबू भीड़ जो है वो पहुंच जाती है, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मामले में अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। इलाके में तनाव के बीच धारा 144 लागू कर दी गई है।
महाराष्ट्र के अकोला में यह हिंसक झड़प हुई थी दो समुदाय के बीच। हमारे साथ सहयोगी शुभम पांडे जुड़ गए हैं। शुभम, महाराष्ट्र के अकोला में हिंसक झड़प की खबरें, फिलहाल क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए चारुल जी, ये घटना जो है वो ये बीती रात अकोला जिले में हुई थी, जहां दो समुदायों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद ये मामला बढ़ते गया और जिसके बाद इन उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को फूंक दी, जिसके बाद पूरे इलाके में अब सुबह की अगर जानकारी दे तो धारा 144 लगा दी गई है। फिलहाल इसमें 8 लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि 2 पुलिसकर्मी भी जो है इस हादसे में शिकार हुए हैं। इसके अलावा कुछ 15 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या मामला था, किसके कहने पर वो भड़के। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई, कहीं न कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इससे पहले भी महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जब दो झड़प सामने आते हैं तो कहीं न कहीं जो पुलिस की गाड़ियां होती हैं, जो अन्य चीजें होती हैं, उसको उपद्रवी आग लगा देते हैं और हिंसा का माहौल बना देते हैं। तो ऐसे में ये लगातार घटनाएं जो है वो महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल धारा 144 लगा दी गई है और पूरे इलाके में SRPF की जो स्टेट रिजर्व पुलिस होती है उसके बल को अतिरिक्त तैनात कर दिया है, ताकि इस प्रकार की घटना और कोई न घट सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के अकोला में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। दरअसल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला गया जिसको लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। अकोला शहर में दो कम्युनिटीज़ के बीच में रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने की बात सामने आई, जिसमें पुलिस प्रशासन ने तुरंत कंप्लेंट लेके ऑफिस रजिस्टर किया है। पुलिस प्रशासन ने तुरंत वहाँ पे इंटरवीन करके एक्शन ली है और जो भी इसमें शामिल थे उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। गुने दाखिल हो गए हैं। एक ब्रॉड डेड है सिविल हॉस्पिटल में, और वो कौन सी जगह से वहाँ तक पहुँचे इसके बारे में हमारी तफ्तीश चल रही है। अभी तक 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें टोटल 8 घायल है, जिसमें 2 पुलिस कर्मचारी है, बाकी सिविलियन है, पर सारे लोग खतरे के बाहर है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनाव के नतीजों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया आई है। ट्वीट कर मायावती ने बीजेपी और सपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। बीएसपी सुप्रीमो की ओर से ये ट्वीट किए गए हैं। फेयर चुनाव होता तो नतीजे कुछ और होते। वक्त आने पर बीजेपी को जरूर जवाब दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ट्वीट का और कहा कि यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी के साम दाम दंड भेद जैसे अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही साथ इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग में बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। तो देखिए, कल जिस तरह से नतीजे आए हैं निकाय चुनाव के, अब इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात कही गई है और कहा कि साम दाम दंड भेद सब कुछ, हर हथकंडा अपनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात कही गई है। ट्वीट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी और सपा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि फेयर चुनाव होता तो नतीजे कुछ और होते। वक्त आने पर बीजेपी को जरूर जवाब दिया जाएगा। निकाय चुनाव के नतीजों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। हमारे साथ सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़ गए हैं लखनऊ से। नीरज, देखिए, कल निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं और ऐसे में बीएसपी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है। फिलहाल बड़ा निशाना साधा है बीएसपी सुप्रीमो ने और कहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है बीजेपी ने।
जी देखिए, हार के तमाम कारण हो सकते हैं और जिस तरह से बीएसपी ने प्रदर्शन किया है निकाय चुनाव में, उसकी जो उम्मीदें थे उससे काफी कम रहा है। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे, 11 मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव लगाए थे, लेकिन वो दांव पूरी तरह से फेल हो गया और 17 से 17 जो मेयर की सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरी। न तो समाजवादी पार्टी का कोई दांव काम आया, न कांग्रेस का और न ही बसपा का। तो अब हार हो चुकी है और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को कुछ तो बताना है। लिहाजा मुझे लगता है इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहे, 2024 में कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज रहे और चुनाव लड़े, कहीं हार से मायूस ना हो जाए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात कही जा रही है। और अगर इस तरह की बात है तो कितनी जगह पर इन्होंने शिकायत की है, क्या चुनाव आयोग ने शिकायत करी है या सिर्फ ट्वीट करके अपने कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने कहा है। एक बड़ी बात है क्योंकि इस बार अगर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम समय था कि इस बार पहला चुनाव था जिसमें काफी समय बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ थे। वो भी देखना था कि ये जोड़ी क्या काम करती है। इसके अलावा बसपा ने जिस तरह से अपने तमाम मुस्लिम जो साथी थे उन पर भरोसा किया था वो भी पूरी तरह से फेल रहा। और लेकिन एक बात और है, देखिए अगर हम बात कर लें भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, समाजवादी पार्टी को आप देखिए, सबने एक्टिवली निकाय चुनाव में प्रचार किया था। अखिलेश यादव भी जगह जगह गए, सीएम केजरीवाल ने माफिएगा सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां जाकर प्रचार किया, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो और बीएसपी खुद पूरी तरह से उतने एक्टिव नजर नहीं आए हैं जितने वो एक्टिव रिजल्ट्स चाह रहे हैं। बसपा की बात करें तो बसपा का कोई भी बड़ा लीडर सामने नहीं आया और बड़े लीडर के नाम पर सिर्फ एक बसपा सुप्रीमो है और उन्होंने कोई रैली नहीं की, सिर्फ ट्वीट करके उन्होंने पूरे इलेक्शन में काम कराया। और एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने लगातार रैलियां की, एक एक दिन में 5-5 रैली की और प्रदेश के सभी 75 जिलों को उन्होंने कवर किया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने ज्यादातर कुछ जगहों पर उन्होंने रोड शो जरूर किया, लेकिन रोड शो और रैली में अंतर होता है। रोड शो से भीड़ तो आ सकती है लेकिन रैली में आपको लोग सुनते हैं 15 से 20 मिनट 25 मिनट, तो वो वोट में कन्वर्ट होता है। तो हार के लिए कहीं ना कहीं लोगों ने दम नहीं लगाया। आराम से इनको लगा कि हमारे वोटर्स तो हमारे में आएंगे ही, तो समीकरण उन्होंने बनाया है वो सफल होगा। लेकिन सारे समीकरण कल ध्वस्त हुए और पहली बार रिकॉर्ड 17 के 17 नगर निगमों पे भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय में और नगर पंचायतों में ज्यादा ऐसे ही आने थे क्योंकि बीएसपी उतनी एक्टिव भी नजर नहीं आई थी। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। कल कर्नाटक में जिस तरह से बम्पर जीत मिली है कांग्रेस को, ऐसे में हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल ने कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा से खास बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत की ओर अग्रसर है और हमारे साथ खास बातचीत के लिए इस वक्त सुपर एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं रॉबर्ट वाड्रा। जी हां, सोनिया गांधी के दामाद, प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्बैंड। सबसे पहला रिएक्शन रॉबर्ट साहब आपका, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को, या ये कह लें इस जीत की तरफ अग्रसर को? आपके चेहरे की खुशी कुछ और बता रही है। मैं मुबारकबाद देता हूं कर्नाटका के लोगों को। उनकी जो मुश्किलें थी, जो उनके समस्याएं थी, उन्होंने करारा जवाब दिया है बीजेपी को। जो सरकार, जिस सरकार ने वहाँ जिस तरीके से तोड़ के सरकार बनाई और वहाँ भ्रष्टाचार और मतलब की महंगाई और अलग अलग मुद्दे थे जो लोगों की, वो उन्होंने कांग्रेस को बहुत अच्छी भारी बहुमत जीत दी है। और जहाँ भी बीजेपी ऐसे सरकार तोड़ के अपने सरकार बनाएगी वो ज़्यादा समय के लिए नहीं चलेगी और आप देखेंगे कि कांग्रेस का ज़रूर भरोसा है लोगों पर और वही प्रगति और बदलाव ला सकती है। बिल्कुल, आप तो फिल्मी डायलॉग की तरह कह रहे हैं करारा जवाब मिलेगा, मतलब और इसके आगे भी कुछ करने वाले हैं क्या आप लोग? देखिए, मैं काफ़ी हैरान हूं और मैं काफ़ी दाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत प्रचार किए, बहुत रोड शो किए और उनके काफ़ी मंत्री मैंने देखा कि वहाँ प्रचार के लिए उतरे। पर लोगों ने अपना, कर्नाटका के लोगों ने अपना मन बना लिया था। वो बहुत ही मुश्किलों का सामना उन्होंने किया था और उनको लगा है कि राहुल के साथ जो पार्लियामेंट में हुआ कि जिस तरीके से उनको हटाया गया वो बिल्कुल गलत है
और राहुल का जो भारत जोड़ो कैंपेन था, जो मतलब कि कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक पहुंचा, जितनी मेहनत की उन्होंने, उनको समझा। और वो कर्नाटका में भी काफी लोगों से मिले अपने, जब वो चल रहे थे, भारत जोड़ो में चल रहे थे, तो उन्होंने उनकी समस्या समझी। और जब उन्होंने वादा उनके साथ किया, लोगों के लिए वादा किया, मुझे पता है कि मेरा परिवार जरूर जो वायदे हैं जो उन्होंने किए वो पूरा करेंगे, वो निभाएंगे। बिल्कुल, आप खुद भी बहुत क्लोज हैं, आपकी फैमिली बहुत क्लोज है, तमाम चीज़ें आप लोगों ने खुद से देखी होगी, स्ट्रेटजी प्लानिंग में आप भी रहते हैं। तो आपको क्या लग रहा था कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी वहां प्रचार प्रसार की कमान संभाल रहे थे, तो आपसे जब भी बात होती होगी, जब वो लौटते होंगे, तो क्या कहती थी आपसे कि कितने आश्वस्त थे वो लोग जीत को लेकर? वो लोगों की समस्या समझ रहे थे, वो जरूर सोच रहे थे कि जरूर जो उनके से वादे किए हैं, जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। और जिस तरीके से सरकार टूटी थी वहाँ, उनको जरूर हमें जो वादा किए हैं, जो मेहनत की है, वो जरूर पूरा करेंगे। तो ये चीजें बात होती थी। और मुझे पता है कि बहुत समय से प्रियंका हेलीकॉप्टर के द्वारा, रोड के द्वारा, और रात भर वहाँ मतलब कि लोगों से मिले और हर जगह पहुंचे और मतलब कि उनकी समस्याएं समझें। और जरूर मुझे पता है कि हर चीज की बातचीत होती है, और वो जरूर जो वादे किए वो पूरा करेंगे, मुझे पता है, वो मन से बोल रहा हूं मैं। बिल्कुल। बाड्रा साहब, आपको ये लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि अगर थोड़े भी डिफरेंसेस होंगे तो उसमें सहयोगियों को या आपके लोगों को, और जिस तरीके से आपके यहाँ वहाँ खबर आई कि तमाम कांग्रेस विधायकों को एकजुट करने की कवायद है, कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, तो विधायकों को भी एकजुट रखना एक चैलेंज होगा, सबको इकट्ठा रखना? देखिए, जो मैंडेट कर्नाटका के लोगों ने दिया जी, इतने भारी बहुमत से जिताया, अब हमें उस चीज की कोई डर नहीं है, क्योंकि काफी एमएलए हैं, बहुत भारी बहुमत से जीते हैं। तो जो मैंडेट है वो बहुत क्लियर है और हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी की बोल रहा हूँ, उनकी किसी चीज की चिंता नहीं है। हमें यही चिंता है कि हम जरूर कर्नाटका के लोगों के लिए हम प्रगति की तरफ देखें, उनकी जो मुश्किलें हैं उसको सॉल्व करें, और जो भी मतलब कि वायदे किए वो पूरे करें। तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और नेता हैं, उन्होंने एकजुट के होकर काम किया है और वो करेंगे आगे पूरे प्रगति लाने के लिए करना। एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं जानता हूं इस वक्त आप बहुत बिजी होंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, खड़े होंगे, लेकिन एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि ये हमारे सहयोगी ने ये सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि कहते हैं कि जीत के पैमाने से जिम्मेदारियां और बढ़ती हैं, अभी हाल में 3 और चुनाव हैं, क्या आप लोग को लगता है किस तरह की तैयारियां रहेंगी, और जो कर्नाटक की जनता ने जो आप लोगों पर उम्मीद की है, जो कांग्रेस पार्टी पर उम्मीद की है, उसको पूरा कैसे करेंगे? जब भी कांग्रेस पर लोगों ने उम्मीद की और जब मेरे परिवार को उसमें इन्वॉल्व किया और उनसे उम्मीद की, तो उम्मीद हमेशा उनकी पूरी हुई। अब जो भी अगर ऑप्टिक्स के द्वारा और अलग अलग चीज़ों के द्वारा बीजेपी ने काफ़ी साल से उन्होंने मेहनत की और मतलब कि जो भी उन्होंने लोगों को बोलने की कोशिश की वो बदल रहा है, और ये साफ दिखाई दे रहा है कर्नाटका के लोगों ने जो किया है। और वो प्रधानमंत्री के इतने प्रचार होने के बावजूद मतलब कि आप देख सकते हैं कि क्या जवाब दिया है बीजेपी को, क्या करारा जवाब दिया है। और मैं ये बोलूंगा कि अब जिस तरीके से बीजेपी अगर कहीं भी किसी भी स्टेट को तोड़ेगी और जिस तरीके से वो अपने वहां सरकार बनाएगी, वो ज्यादा समय नहीं चलेगी। और वही मध्य प्रदेश में देखेगा और आगे 24 में देखेगा, और हमारे जहां भी अभी स्टेट में गवर्नमेंट है, आप देखेंगे भारी बहुमत से वहां भी जीत होगी और वहां के लोग खुश हैं और एकजुट होकर कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। जी, आपने कहा था मुझसे कि जब जीत होगी तो मैं सबसे पहले भगवान हनुमान का दर्शन करने जाऊंगा, बजरंग बली का दर्शन करने जाऊंगा, तो आप जा रहे हैं फिर? मैं यही बोलूंगा कि देखिए, हनुमान जी और बजरंग बली में फर्क है। हम भी मतलब कि हर भगवान को मानते हैं, सर नीचे करते हैं। आज प्रियंका भी मंदिर गए और उन्होंने और कुछ नहीं मांगी, उन्होंने यही मांगी कि लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए, सेक्युलर रहना चाहिए और प्रगति हो पूरे देश भर में। हमें डिवाइड एंड रूल नहीं चाहिए। मैं यही बोलूंगा कि मेरा पूरा परिवार लोगों के साथ है, लोगों के प्रगति के लिए और भारत के प्रगति के लिए। आपने वक्त निकाला न्यूज इंडिया के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।